कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ दिल खोल कर शेयर करें। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, वीडियो स्टार्ट। सभी का खाना हो चुका था। सभी आराम से वापस से उसी जगह पर बैठ जाते हैं जैसे कि अब पहले बैठे थे। उसके बाद अब सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। करण, गुलेरिया और अनिका दोनों ही हंस हंस करके आपस में बातें कर रहे थे। तभी अब करण गुलेरिया कहते हैं कि आकाश, अगर तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे एम्प्लॉय या फिर यह कहा जाए कि जिसको तुम बुलाना इनवाइट करना चाहते हो तुम उसे बुला सकते हो। अब बदले में आकाश गुलेरिया हाँ भर देता है। ऐसे ही मयूरी गुलेरिया को करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा, तुम्हें भी जिसको भी इनवाइट करना है तुम भी उसे इनवाइट कर सकते हो। ऐसा बोलकर फैमिली की सभी मेल और सभी फीमेल को करण गुलेरिया द्वारा सजेशन दिया जाता है कि सभी अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, क्योंकि कल की पार्टी गुलेरिया हाउस की सबसे शानदार पार्टी होने वाली है। अब ऐसे में भला उनके क्लोज फ्रेंड का होना तो लाजमी ही बनता है। ऐसी बातें सुनकर अब करण गुलेरिया चुप हो जाते हैं, लेकिन सभी अब काफ़ी खुश थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद गुलेरिया हाउस में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। क्योंकि पहले भी जब ओमकार की एंगेजमेंट हुई थी तो वो भी रोहित ने अपने घर सब अरेंजमेंट रोहित द्वारा ही किया गया था। ऐसे में अब मौका मिला है तो करण गुलेरिया इस पार्टी को शानदार बनाना चाहता था, क्योंकि जैसे मारवा परिवार है ऐसे ही गुलेरिया परिवार है, इसलिए लाजमी तो बनता था। पार्टी तो काफ़ी बड़ी ही होने वाली है। ऊपर से अब अनिका भी बिल्कुल ठीक हो गई है। साथ में हमारे घर 3 नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, सभी का नामकरण भी हो जाएगा और साथ में पार्टी भी बन जाएगी, ताकि हम सभी को बच्चों की खुशी को ज़ाहिर कर सकें और सभी के साथ इस खुशी को बाँट सकें, क्योंकि अभी तक हमने ये सब नहीं किया था। अब कहीं न कहीं करण गुलेरिया की बात भी ठीक थी, क्योंकि जब श्रेया को बच्चा हुआ था तब आकाश गुलेरिया हाउस में एंट्री हुई थी, और साथ में अब जैसे कि अब राजलक्ष्मी को हुआ तो अनिका की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। इस वजह से अभी तक बच्चों का नामकरण भी नहीं हुआ था और पार्टी भी नहीं की गई थी। अब जल्दी से करण कहता है कि अनिका, रोहित को भी बोल देना, रोहित जिसको लेकर आना चाहे उसको लेकर आ सकता है। अब अनिका कुछ नहीं कहती, हाँ मैं पापा बोलकर अपनी गर्दन हिला देती है। इसके बाद अब जल्दी से करण अपनी जगह से उठते हैं और फिर अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही करण अब अपने रूम में पहुंच जाते हैं तभी वह नीचे कुछ इशारा करके जो आए थे, उस इशारे को अनिका ने नहीं देखा, लेकिन जिसको इशारा किया था वो दोनों समझ गए। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। ये बिल्कुल दोनों का चेहरा जो कि अभी स्माइल के साथ खुश था अब मायूसी में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ की डेकोरेशन की हर चीज़ और अच्छे से इंतज़ाम अब ओमकार ने अपने कंधों पर ले लिया था, क्योंकि ओमकार ही को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा भी लगता था। अगर कोई भी पार्टी वगैरह हो उस सभी की डेकोरेशन वहाँ की अरेंजमेंट सब ओमकार ही करता था। अब ओमकार कहता है कि भाई मैं तो चलता हूँ, मुझे जल्द से जल्द सभी अरेंजमेंट करनी होगी, नहीं तो फिर पता नहीं पापा का क्या। करण अंकल काफ़ी परेशान ना हो जाए या ये कहा जाए मुझे डांट ना पड़े, तो इसलिए भाई मैं तो अपनी क्लास नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं तो अपने काम पर लगने वाला हूँ। अब कहीं ना कहीं वो सभी हंसने पड़ते हैं। उनको हँसा हुआ देखकर कहीं न कहीं अब ओमकार के माउथ से भी हँसी आने लग जाती है, वो भी खिलखिलाकर हँसने लग जाते हैं। ऐसे में पूरा माहौल बिल्कुल हँसमुख हो चुका था, सभी काफ़ी अच्छे से हँस भी रहे थे एक-दूसरे को देखकर, एक-दूसरे की टाँग खींचकर। अब ये सब देखकर करण गुलेरिया ऊपर से अब उनको देख रहे थे, उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब करण की ऊपर से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, वो काफ़ी रोब वाली भी लग रही थी। जिन्हें ये लग रही थी वो अपनी आज समझ चुके थे कि भई आज हमें कोई नहीं बचा सकता, उस दिन तो हमें पिंकी ने ही बचा लिया था। अब दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी करण कहते हैं कि अब ऐसे ही बैठे रहोगे या फिर तैयारी-शारी भी करोगे? क्योंकि मैंने बोला ना हमारी पार्टी बिल्कुल काफ़ी दबदबे या ये कहा जाए कि रोबदार होनी चाहिए। अब ऐसे में आराम से ऐसे बैठोगे तो ऐसे में तो होगी नहीं, क्योंकि पार्टी में बस 1 रात ही बाकी है। अब ऐसे में आकाश भी और मयूर भी साथ में ओमकार तो अब वहाँ से निकल ही चुका था।
जैसे ही ओमकार बाहर की तरफ निकलता है वो किसी के पास कॉल लगाता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल बजती है तो वो लड़की भी अपनी कॉल उठा लेती है, ये और कोई नहीं प्रीति थी। जल्दी से प्रीति कहती है हाँ ओमकार बोलो। तभी ओमकार कहता है प्रीति तुम क्या कर रही हो? अब प्रीति कहती है कुछ नहीं, बस मैं हॉस्पिटल आई थी और अभी मेरा काम हो ही गया है, बस अभी घर के लिए ही निकल रही हूँ। अब ओमकार कहता है तुम घर मत निकलना क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ। अब प्रीति ने कहा कि यार तुम क्या कह रहे हो, घर नहीं निकलूँ? अरे मुझे घर मारवा हाउस ही तो जा रही हूँ, बस अभी जाने ही वाली हूँ। अभी ओमकार फिर से कहता है कि प्रीति यार मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी हॉस्पिटल ही रुको। फिर प्रीति पूछती है क्यों, ऐसा क्यों? मैं हॉस्पिटल क्यों रुकूं? मुझे भी तो घर जाना है, मैं रात से यहीं पर हूँ। तभी ओमकार प्रीति की बात सुनकर कहता है यार मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आ रहा हूँ। अब प्रीति पूछती है तुम आज ऑफिस नहीं गई? तभी ओमकार कहता है यार तुम्हें पता नहीं आज संडे है। अब प्रीति को कहती है कि सॉरी यार रात से ड्यूटी थी ना, तो ऐसे में काफ़ी मुझे याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया। अब ओमकार कहता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, चल तुझे एक सरप्राइज़ भी देना है। अब प्रीति कहती है कैसा सरप्राइज़? तभी ओमकार कहता है कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर रात को एक पार्टी भी है और साथ में पापा कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। वो उन्होंने सस्पेंस रखा है इसलिए किसी को बताया नहीं है, इसलिए मुझे भी नहीं पता, बस इतना ही कहा है कि बस पार्टी है, बच्चों का नामकरण है उस वजह से। अब प्रीति कहती है ठीक है जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट ही कर रही हूँ। अब प्रीति आराम से बाहर हॉस्पिटल से बाहर ही निकल रही थी, तब तक ओमकार बात करते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी साइड में लगा देता है। उसने प्रीति को दूर से ही देख लिया था। आज प्रीति ने पिंक कलर की लेगिंग और उसके ऊपर वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था और साथ में पिंक कलर का ही दुपट्टा कैरी किया था। बालों को बिल्कुल खोला हुआ था और माथे पर पिंक कलर की एक छोटी सी बिंदी, हल्की सी लिपस्टिक प्रीति ने लगाई हुई थी। लिपस्टिक तो अब उतर चुकी थी लेकिन हल्की हल्की अभी भी उसके होठों पर लगी हुई थी। अब ओमकार कहता यार तुम कितनी बला लग रही हो। अब प्रीति उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर कहती है क्या कह रहे हो तुम? तभी ओमकार कहता है कुछ नहीं मेरी जान, आ जाओ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। जल्दी से गाड़ी का शीशा खोलता है आराम से। अब प्रीति भी खिड़की खोलने के बाद आराम से अंदर की तरफ आकर बैठ जाती है। फिर ओमकार कहता है तुमसे नज़र ही नहीं हट रही, आज तो तुम कयामत लग रही हो। अब प्रीति कहती है यार मैं रात से ड्यूटी पे थी और तुम मुझे कयामत बोल रहे हो। फिर ओमकार कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम मुझे काफ़ी आज अट्रैक्टिव लग रही हो। अब प्रीति कहती है मतलब क्या है तुम्हारा, मैं और दिन अट्रैक्टिव नहीं लगती तुम्हें? आज ओमकार कहता है कि नहीं यार आज मुझे तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हो क्योंकि तुम्हारी ये नसीली नसीली आंखें, क्योंकि नींद की वजह से प्रीति की आंखें बिल्कुल बार बार बंद होने लग गई थी लेकिन वह बार बार उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी। अब ओमकार कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज तुम्हारी आँखों में खोने का दिल कर रहा है, या ये कहा जाए कि तुम्हारी आँखों में डूबने का दिल कर रहा है। अब प्रीति कहती है कि मेरी आँखों में पानी कम है तो इसलिए तुम डूब नहीं पाओगे। अब प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ओमकार की हंसी छूट जाती है और प्रीति भी हंसने लग जाती है, दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब ओमकार कहता है चल सब बातों को छोड़ो, तुम्हें नींद आई हुई है, ऐसा कर तू साइड लगा के सिर लगा के आराम से बैक रेस्ट करके आराम से लेट जा, क्योंकि तब तक हम जहाँ पर पहुँचते हैं उसमें कम से कम हमें जाने में कम से कम 35 से 45 का टाइम लगेगा, इसलिए तुम आराम से सो सकती हो तब तक। उसके बाद तुम अपने आप को फ्रेश फील करोगे, फिर हम सारी चीज़ों अच्छे से अरेंजमेंट कर लेंगे। प्रीति को भी कहीं ना कहीं ओमकार की बात सही लगती है। प्रीति हाँ मी में अपना सिर हिला देती है। हाँ प्रीति बिल्कुल अपनी आंखें बस बंद करके आराम से सो ही जाती है। कुछ मिनट में ही प्रीति अब सो चुकी थी। अब ओमकार अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज कर लेता है। तब तक मारवा हाउस में रोहित अब बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन अभी तक वह बच्चों के रूम में जाता है। तीनों ही बच्चे अब सोकर उठ चुके थे क्योंकि उसे पता था बच्चे सोते नहीं, क्योंकि रात के टाइम जब सभी सो जाते उस टाइम रोहित बच्चों को चार्जिंग पॉइंट पर कर देता। उसके बाद सुबह सबसे पहले उठकर वो बच्चों को चार्जिंग पॉइंट से हटा कर आ जाता था जब वह वर्कआउट करने के लिए अपनी जिम में जाता। हाँ बच्चे बिल्कुल अब या ये कहा जाए सोकर उठ चुके थे, इसलिए रोहित आज बच्चों के रूम में ही जाता है। सभी बच्चे, तीनों ही बच्चे रोहित को देखकर काफ़ी खुश नज़र आते हैं क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल तीनों बच्चों वाले हूबहू जो को इमोशनली कहा जाए या फिर जो बच्चों के अंदर उनकी क्वालिटी थी वो उनके अंदर अब डाल दी गई है चिप के द्वारा। इसलिए बच्चे वही एक्टिविटी करते जो तीनों ही बच्चों द्वारा की जाती, यानी कि पहले की गई हो।
अब तीनों ही बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद रोहित भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। तीनों ही बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। अब रिया तो झट से खड़ी होती है और पापा पापा कहना स्टार्ट कर देती है। अब रोहित कहता है कि ठीक है बच्चों, चलो आज हम बाहर गार्डन में खेलते हैं। तभी रिया कहती है कि पापा मम्मा कब तक आएगी। तभी रोहित कहता है कि बेटा आ जाएगी, अभी कुछ टाइम तुम अपनी मम्मा को रेस्ट करने दो, वो नानू के घर है। अब रिया कहती है कि चलो ना मम्मा के पास चलते हैं। अब रोहित ये सब जानता था कि वो वहाँ पर क्या पता वैसा रिएक्ट ना करे जो यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए रोहित उन्हें कुछ नहीं कहता, बस यही बोलता है कि चलो बाहर गार्डन में जाकर खेलते हैं। अब तीनों ही बच्चे रोहित के साथ रिया ने अपने पापा की फिंगर को पकड़ा हुआ था, जबकि दोनों भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी रोहित एक नौकर को बोलता है, वो एक बॉल लेकर आता है। उसके बाद तीनों ही बच्चे खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक से रिया गिर पड़ती है, लेकिन ये क्या था, रिया रोई नहीं, वह चुप होकर वापस से खेलने लग जाती है। दादी माँ जो कि अभी अपने रूम से उठ केयर टेकर लीला के साथ अभी बाहर ही निकली थी, उसने जैसे ही देखा कि रिया गिर गई, वह जल्दी से अपनी केयर टेकर लीला को बोलती है जल्दी से जाओ रिया को उठाओ। तभी रोहित का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है, क्योंकि वह भी अब दूसरी तरफ ही देख रहा था। जैसे ही अब रोहित का ध्यान भी उधर जाता है, वो देख रहा था कि केयर टेकर लीला उससे कुछ कदमों की दूरी पर है। अगर वो वहाँ पर आई, इसकी चोट का निशान देखा, तो शायद अगर वहाँ से ब्लड लॉस नहीं हुआ तो शायद उसे पता चल जाएगा। अब जल्दी से रोहित अपनी स्पीड को कुछ ज़्यादा ही कर लेता है और जल्दी से जैसे ही केयर टेकर लीला उसका हाथ पकड़कर चेक करने ही वाली थी, वैसे ही अब रोहित झट से उस रिया का हाथ उससे छीन लेता है और जल्दी से रिया को अपनी गोद में उठाकर कहता है क्या हुआ बेटा, तुम्हें तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तभी रिया ना में ही सिर हिला देती है और हंसने लग जाती है। अब रोहित भी बदले में उसे फोरहेड पर किस करता है और कहता है बेटा आराम से खेलो। तभी तुम्हें कहता हूँ थोड़ा गेमिंग दुनिया से निकल कर प्रैक्टिकल दुनिया में अगर तुम गेम खेलोगी तो काफ़ी अच्छा भी होगा। ये तो बात तुम्हें उस टाइम भी पता थी जब हमने अपने घर में उस गेम जोन को रखा था। अब जल्दी से रिया हामी में सिर हिला देती है, फिर कहती है कि पापा उस टाइम पे आप चेस के चैंपियन बने थे, लेकिन आपने मुझे क्यों खेलना नहीं सिखाया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हर चीज़ सिखा दोगे। अब जल्दी से रोहित कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, उसके लिए तुम्हें पहले ये तो वर्कआउट तो करना सीखना होगा। अब रिया कुछ नहीं कहती, हामी में अपनी सिर हिला देती है। फिर रोहित कहता है कि तुम रोहित तीनों ही बच्चों के साथ अब अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दादी को एक्सक्यूजेस बोलता है, कहता है कि मैं अभी रिया की फर्स्ट एड कर देता हूँ और उसके बाद ही मैं इन तीनों के साथ खेलने के लिए बाहर आता हूँ। तभी दादी को पता नहीं कुछ काफ़ी अजीब अजीब काफ़ी टाइम से लग रहा था। उसने आशा मारवा से भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन आशा ने उसका बहम बोल कर ये सब बोल दिया था कि तुम्हारा माजी बहम है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों ही बच्चे बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादी माँ ने उसे कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों बच्चे काफ़ी चेंज लग रहे हैं। लेकिन आज दादी माँ को यकीन हो गया। फिर वह केयर टेकर लीला से कहती है कि तीनों बच्चों पर निगाह या ये कहा जाए कि नज़र बनाकर रखना। अब केयर टेकर लीला भी अपनी हामी भर देती है। ये बात कहीं ना कहीं रोहित चलते हुए सुन लेता है। उसके कानों में जैसे ही पड़ती है, उसे माथे पर पसीना आ जाता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। ये सब रोहित के दिमाग में चलने लग जाता है। फिर वह सोचने लग जाता है आज जैसे ही मैं अनिका से बात करूंगा, वैसे ही मैं अनिका को इस बारे में भी उससे सलूशन मांगूंगा। कहीं ना कहीं अनिका को इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी इस चीज़ से निपटने के लिए। रोहित अब जल्दी से अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया अब अपने रूम में चला जाता है। ये सब बोलकर अब आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया भी सबको एक्सक्यूजेस बोलकर पहले आकाश ऊपर की तरफ कदम बढ़ा देता है, उसके पीछे पीछे मयूर भी, क्योंकि करण गुलेरिया ने दोनों को कुछ अर्जेंट ही बुलाया था और कहा था कि जल्दी आओ, मैं तुम्हें एक लिस्ट बनाकर देता हूँ जिन जिनको तुम्हें इनविटेशन का भेजना है। अब ये सब सुनकर अनिका तो वहीं रहती है, क्योंकि उसे लगा शायद पापा ऐसा ही कुछ करने ही वाले हैं। तभी दोनों ही ऊपर एक दूसरे का मुंह ताकते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे और फिर दोनों काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे। फिर एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि पता नहीं पापा अब क्या बोलने वाले हैं। इतना बोलने के बाद दोनों ही भाई अब ऊपर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अब करण गुलेरिया जो कि अपने कमरे में जाकर चेयर पर जाकर बैठ चुका था,
तो वहीं दूसरी तरफ मयूर और आकाश दोनों ही रूम में आ चुके थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। और जो बची हुई वीडियो हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट स्टोरी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक लड़की को देखा तो इसका पॉकेट एफएम पर नाम से ये है, लेकिन इसका एक सेकंड वर्जन भी आया है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसको आपके लिए प्रोवाइड करा सकती हूँ। एक लड़की को देखा तो इसका सेकंड वर्जन अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता देना। वैसे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड के साथ उसका थोड़ा सा लिंक डाल दूँगी। अगर चाहो तो उस तो मैं एक अलग से 2 से 5 मिनट की वीडियो को बनाकर अपलोड कर दूँगी। तरफ गुलेरिया हाउस में सभी खुश नज़र आ रहे थे तो दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कुछ ऐसा पता चला था जिसके बारे में वह अनिका से डिस्कशन करना चाहती थी। उसके लिए वह अनिका के पास भी मैसेज सेंड कर देती है अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए, लेकिन अभी तक अनिका का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। काफ़ी देर तक स्वाति मल्होत्रा उसके बारे में सोचती रहती है। तभी बूढ़े बाबा अब स्वाति मल्होत्रा के पीछे वे आते हुए कहते हैं, मैडम साहिबा आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं, ऐसा क्या हुआ अब? क्योंकि अभी तो कितना बड़ा हादसा या कितनी बड़ी अनहोनी हमारे सामने से टल कर गई है। अब अचानक से फिर से आपके वही हाव भाव हैं, वही एक्सप्रेशन है। अब स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये देखो, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन जिन लोगों पर रोहित ने हमला किया था या अनिका पर हमला किया था वो कोई एक नहीं, या ये कहा जाए उसने अपने आप को टुकड़ियों में बांटा हुआ है, यानी कि उसके गुटों में अपने आप को डिवाइड कर कर रखा है। उसका हर एरिया, हर दायरे के अकॉर्डिंग ही वो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि जो काम दिल्ली में उस हॉस्पिटल में चल रहा था, मेंटल हॉस्पिटल में, वो वहाँ पर एक दायरा था, उसके अंदर ही वो काम हो रहा था। ऐसे पता नहीं हमारे भारत देश में कितने बड़ा हमारा देश है, उसमें कहाँ कहाँ पर उन लोगों ने अपने अड्डे या अपने ठिकाने बनाए होंगे, ऐसे में पता नहीं चल पाएगा। ऊपर से जो उनकी ये कमान संभाल रहा है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा पावर ड्रग्स 14 तक का फॉर्मूला है वो उसके पास है। क्योंकि जिस टाइम पर अनिका पर या फिर उसकी टीम पर टापू पर हमले किए जा रहे थे, उस टाइम मैंने अपनी वॉच के जरिए ही देख पाई थी उनके पास कितने एडवांस हथियार थे। जैसा कि आपको भी पता है कि इतनी एडवांस चीज़ें मैं ही बनाती हूँ। मेरे अलावा अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने इतनी एडवांस फीचर के साथ कोई भी चीज़ को प्रस्तुत किया है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अब वो व्यक्ति आ गया है जो इतनी एडवांस फीचर बना रहा है, या ये कहा जाए कि वो व्यक्ति उन व्यक्तियों को पावर ड्रग्स की डोज देकर उन्हें उस उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनके अंदर अलग अलग तरह के किसी चीज़ में वो निपुण है या उनके अंदर वो क्वालिटी है। उसे पूरी तरह से उभारने के लिए वैसा ही उन लोगों को ड्रग्स दिया जाता है, और जब तक उन्हें सेकंड डोज के लिए वो तड़पते हैं, इसलिए उन्हें ना चाहकर भी उनके काम करने पड़ते हैं। ऐसे में भला वो सभी मानसिक और मेंटल तौर पर उनके हवाले हो चुके हैं। भला ऐसा करना तो लाजमी ही बनता है। इसलिए पता नहीं क्यों जब से मैंने वो फाइट देखी थी तब से ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो ऐसा है जो मेरी आंखों से ओझल है। लेकिन अब क्रिस्टोफर की गैंग के पूरे व्यक्तियों का खात्मा शायद अनिका और रोहित द्वारा किया गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी पता है अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा बच गया है जो उनके साथ उस लैब में काम करता था, या ये कहा जाए कि मैं भी उसके साथ उस लैब में काम कर चुकी हूँ, तो शायद उनमें से ही कोई व्यक्ति है जो ये सब काम कर रहा है। लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने उनके लिए वो काम किया था उस लैब में, तो उस टाइम पे हम टोटल डॉक्टर की टीम में 106 डॉक्टर थे, जिनमें से 23 नर्स थी, बाकी के सभी डॉक्टर यानी कि मेल डॉक्टर थे।
अब ऐसे में मुझे कैसे पता लग सकता है कि ऐसे कौन हो सकता है, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली थी तो मैंने उस लैब को ही पूरा तहस नहस कर दिया था। क्योंकि मैंने उन सभी डॉक्टरों को समझाने की काफ़ी कोशिश की, अगर वो सब मेरे साथ भागना चाहते हैं तो वो भाग सकते हैं। मैं उन्हें ऐसी जगह पर छुपा कर रखूँगी, या ये कहा जाए कि अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दूँगी। लेकिन शायद वो सभी ने मना कर दिया था उस टाइम पर, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी वो कदम उठाना पड़ा। शायद जिसका अफ़सोस मुझे आज तक है, क्योंकि इतनी लोगों की जान मैंने अपने हाथों से ली। लेकिन मुझे ये पता था, अगर ये लोग अगर ज़िंदा रहे तो शायद अपने से कम एक व्यक्ति 100 गुना व्यक्तियों को मौत के घाट उतारेगा। भला ऐसे में हज़ारों लाखों की आबादी में व्यक्तियों का अगर लॉस या उन्हें जान-मान की हानि होती है, तो उससे भला तो मैं एक इंसान को ही मारना मुझे सही लगा। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन कहीं न कोई तो ऐसा है जो इन सब से मिसिंग है, या जिसको मेरे उन फॉर्मूल्स के बारे में पता है, या क्रिस्टोफर की गैंग द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, या उनमें से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब काम कर रहा है। कहीं न कहीं स्वाति मल्होत्रा काफ़ी भावुक हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? अब बूढ़े बाबा कहते हैं, "माँ मैडम साहिबा, क्या मैं अब आपको एक बात कहूँ?" तब बूढ़े बाबा की बात सुनते हुए स्वाति कहती है कि क्या? बोलो। तभी ये कहते हैं कि क्या हम इसका कोई एंटीडोट नहीं बना सकते, जिसे कि किसी को भी ये डोज़ दी गई हो? क्या हम उसका निचोड़ नहीं ढूँढ सकते? आप ऐसा कर सकती हो, मुझे आप पर विश्वास है। हम मैं भी आपका साथ दूँगा। अगर आपको मुझसे कोई भी काम है, जो भी चीज़ चाहिए, या फिर दिल्ली से हो या दिल्ली से बाहर से हो, मुझे पता है आप नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। ऐसे में भला मैं आपको ऐसे टूटते हुए और बिखरते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कहीं न कहीं अब स्वाति मल्होत्रा को भी बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल सही लगती है। अब वो कहती है, हाँ, मैं इस पर काम करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और काम करना है। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि आखिर क्या काम करना है? अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मुझे कुछ नया बनाना है, या ये कहा जाए कि मुझे कुछ गिफ्ट्स तैयार करने हैं जो आपको ही कल देकर आने हैं। अब ऐसे में स्वाति मल्होत्रा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, आखिर मुझे कहाँ जाना और क्या देकर आना है? अब स्वाति कहती है कि बस यही समझो कि आपको दिल्ली जाना है, या ये कहा जाए कि गुलेरिया हाउस जाना है। अब बूढ़े बाबा काफ़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि पिछली बार मैं गया था तो मुझे करण गुलेरिया द्वारा देख लिया गया था। ऐसे में उनके साथ जो कुछ हुआ आपको पता है। अब कहीं न कहीं स्वाति को भी वही रात वही बात याद आ जाती है, जब करण गुलेरिया से उसने कही थी। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि उसका इंतज़ाम मैंने सब कर दिया है कि आपको कैसे और क्यों और किस तरीके से करना है। आप उसकी टेंशन मत लो, बस आपको मेरा ये काम कर कर आ जाना। अब बूढ़े बाबा हामी भर देते हैं। फिर कहते हैं कि फिर उस एंटीडोट का क्या मैडम? तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है, बस मैं वही बनाने के लिए ये कुछ सोच रही हूँ। उसके बाद मुझे पहले काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, या ये कहा जाए कि काफ़ी देर तक मुझे अपने लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं कुछ किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगी कि इसका एंटीडोट बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है। क्योंकि मुझे लगा कि इन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को ये दिया गया था, यानी कि पावर ड्रग्स के जो व्यक्ति आदी हो चुके थे, या तो वह अभी मृत हैं या फिर जो जीवित हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनमें से एक मैं हूँ, एक अनीका है और एक अलेक्जेंडर है। वो मेरी दोस्त यानी कि अनिका की मासी, जो कि अभी दूसरे देश में है, इसलिए अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन अभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि जब किसी के पास पावर आ जाती है तो शायद व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। उसके सामने क्या ठीक है क्या गलत है, वो सब कुछ भूल कर अपने आप को विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। भला ऐसे में आपको क्या सभी पर विश्वास है? अब स्वाति मल्होत्रा चुप हो जाती हैं। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि आपको
पता है आपका एक बार दिल और मन दोनों डगमगा गया था, जिसे के कारण आपको अनिका की याददाश्त मिटानी पड़ी, जिसे अनिका काफ़ी दिनों तक अपनी याददाश्त या ये कहा जाए सभी से दूर हो गई थी। उनके पास होते हुए भी ये सब आपने इसलिए किया ताकि अनिका भावुक होकर या अपनी फैमिली या अपने परिवार को लेकर किसी तरह का कोई भी गलत फैसला ना ले। ऐसे में भला कोई भी इंसान वो सब कर सकता है जो उसे ना चाहिए या ना चाहते हुए भी वो कर सकता है, क्योंकि पावर्स कुछ ऐसी ही चीज़ होती है। कहीं ना कहीं स्वाति मल्होत्रा को बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल लाजमी लगती है। स्वाति कहती है कि पहले तुम मेरा ये काम करो, उसके बाद मैं वहाँ पर भी कुछ सोचती हूँ, या ये कहा जाए एक बार मैं खुद वहाँ पर जाकर देखती हूँ। आखिर वो लिसनर कोई ऐसा वैसा तो काम नहीं कर रही। अब मुझे ही जाकर वहाँ पर एक बार देखना होगा। आखिर मेरी दोस्त अनिका की मौसी वहाँ पर क्या कर रही है? क्या वो किसी भावनाओं में बहकर या कोई ऐसा वैसा कदम तो नहीं उठा रही? अब ऐसे में बनना लाजमी भी था। ऊपर से उसे पता था कि लतिका का बर्थडे भी है। अब ऐसे में वहाँ पर जाना तो उसका बनता ही था, भले ही वो बर्थडे पर क्यों ना जाए या फिर उससे पहले। लेकिन स्वाति सोच रही थी अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो शायद कुछ पता लग जाएगा। लेकिन फिर स्वाति अपने मन में सोचती है इसके बारे में भी बाद में सोचती हूँ। अब बूढ़े बाबा को कुछ चीज़ें हाथ में थमा देती है, फिर उनसे कुछ मंगवाने का काम करती है। अब बूढ़े बाबा को जो काम सौंपा गया था, बूढ़े बाबा उसी पर बैठकर काम करने लग जाते हैं। तब तक स्वाति मल्होत्रा कुछ टॉय को बिल्कुल अपने हाथों से तैयार करती है। ये काफ़ी डिजिटल और काफ़ी एडवांस तरीके के टॉय थे, जिन्हें अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था। अब स्वाति काफ़ी दिनों से इन पर ही काम कर रही थी। तब से राजलक्ष्मी और आकाश गुलेरिया को बच्चे हुए हैं, लेकिन फिर बीच में अनिका की वजह से उसने इन पर काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अचानक से जब अनिका ने स्वाति मल्होत्रा के पास कॉल किया था, उन्हें सब बातें बताई थी, तो कहीं ना कहीं अब स्वाति इन पर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रसव परिवार में मुक्ता अब आराम से बैठी हुई थी और उसके साथ में ही स्वानी, जो कि अभी फ़ोन पर कुछ चैट कर रही थी। तभी मुक्ता उसकी तरफ देखती तो स्वानी अपना फ़ोन को साइड में कर लेती, फिर कहती भाई पर्सनल है, ऐसे किसी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तभी अब उनके पीछे से मुक्ता के पापा आ जाते हैं, फिर कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रही हो, बिल्कुल मानो दोनों बच्ची हो। तभी मुक्ता और सुहानी एक दूसरे की तरफ देख लेती हैं और फिर आराम से हंसने लग जाती हैं, क्योंकि वो बस अपने पापा को अपने पास बुलाना चाहती थी, क्योंकि अभी उनके पापा बाहर ही जा रहे थे, लेकिन वह उसे मनाना चाहती थी क्योंकि कल उन्हें गुलेरिया हाउस में पार्टी में जो जाना था। इसलिए मुक्ता तो ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन सुहानी ने कहा था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, क्या मुझे एक मौका मिलेगा। अभी मुक्ता हाँ में सिर हिला देती है कुछ टाइम पहले। फिर मुक्ता कहती है कि क्या तुम अपने काम को पूरा कर सकती हो। तभी सुहानी कहती है यस, देखती जाओ। इतना कहने के बाद दोनों ही अपने प्लान पर काम कर रही थी। तभी मुक्ता के पापा, जो कि अभी बाहर ही जा रहे थे, ऐसे में उन्हें देखकर वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी अब आनंद आकर आराम से उनके पास सोफे पर ही बैठ जाते हैं। तभी मुक्ता कुछ नहीं कहती, तभी सुहानी कहती है कि अंकल जी, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहते हैं कहीं नहीं बेटा, बस ऑफिस से ही जा रहा हूँ। तभी सुहानी कहती है कि आप क्यों जा रहे हो। तभी वो कहता है कि कुछ काम है इसलिए जा ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम था क्या। तभी सुहानी कहती है कि जल्द आ जाना, क्योंकि हमें सभी को शॉपिंग करने के लिए जाना है। अभी इतनी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाता है, फिर कहता है कि बेटा किस तरह की कोई तैयारी है क्या। तभी वो कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। कुछ टाइम बाद ही आनंद के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। जल्दी से आनंद कॉल को उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से किसी और की नहीं बल्कि करण गुलेरिया की कॉल थी। तभी करण कहते हैं कि आपको कल हमारे बेटों, या ये कहा जाए कि हमारे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आना होगा। अब ऐसे में आनंद के पास कोई भी क्वेश्चन या आंसर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अभी कुछ टाइम पहले या कुछ दिनों पहले जो कुछ हुआ है, वैसे में गुलेरिया हाउस में काफ़ी परेशानी भी थी और साथ में मारवा हाउस में भी। ऐसे चलते उनके बच्चों की अभी तक नामकरण नहीं हुआ था। शायद ऐसा ही कुछ होगा। अब आनंद कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि ठीक है हम आ जाएंगे। तभी वह उसे टाइम
और सब कुछ जल्दी से मैसेज सेंड कर देता है। अब जल्दी से आनंद आराम से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, जो कि अभी फ़ोन करने के लिए अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ गया था। जैसे ही वह बैठता है वैसे ही अब जल्दी से दोनों की तरफ देखने लग जाता है। फिर कहता है कि मुझे पता लग गया तुम लोग मुझे क्यों बैठाना चाहती थी, और ठीक है स्वानी, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और या ये कहा जाए कि हम सभी मॉल में ही मिल लेंगे। अब ऐसे में स्वानी और मुक्ता एक दूसरे की तरफ हंसने लग जाती हैं। और यहाँ तक कि पूरे प्रासव परिवार में हमेशा से ही आनंद अपनी बात को फर्स्ट रखता था, लेकिन आज स्वानी की बात को उसने फर्स्ट दिया, ताकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो यहाँ से जाने की बात कर रही थी। तभी प्रासव परिवार को लगा शायद ही स्वानी को यहाँ पर किसी तरह की तकलीफ है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। तभी उन सभी ने कहा था कि हाँ, मुक्ता और स्वानी में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे लिए वो भी ऐसी है और तुम भी हमारी बेटी ही हो, इसलिए जब तक तुम इंडिया हो तब तक हमारे फैमिली मेम्बर बनकर ही रहोगी। बस हम यही चाहते हैं, और तुम्हारी कोई भी बात हम नहीं मना करेंगे, जैसे कि हम मुक्ता नहीं करते। अब ऐसे में आनंद की बातें सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी आनंद वहाँ से जाने के बाद अभी मुक्ता और सुहानी दोनों ही खड़ी होकर डांस करने लग जाती हैं। साथ में ही दोनों भाभियाँ आ जाती हैं और साथ में वो भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। तभी जल्दी से सुहानी के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। अब सुहानी कहती है एक्सक्यूजेस बोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। वह इधर उधर कुछ देख रही थी, तब उसे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। जल्दी से अपनी कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी सुहानी कहती है कि ठीक है, जो आपने कहा उससे कुछ मैं एडवांस ही करने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी भी टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप परेशान तो बिल्कुल भी मत हो। इतना बोलने के बाद सुहानी अपना फ़ोन कट कर अंदर आ जाती है। तभी मुक्ता, जो कि अभी बाहर ही आ रही थी, तभी उस सुहानी ने उसे देखा तो उसे लगा कि इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अब मुक्ता कहती है कि अपने मॉम डैडी की याद आ रही है। अब सुहानी कहती है यार, याद तो आएगी ना, इतने दिनों के बाद उनसे दूर जो आई हूँ, बस उन्हीं का कॉल था, उन्हीं से बात करने के लिए आई हूँ। अब मुक्ता सुहानी जल्दी से कहती हैं कि चलो फिर दोनों भाभीियों को रेडी करो, चलो हम मॉल चलते हैं। इतनी बात सुनकर जल्दी से सभी अंदर आ जाते हैं और सभी कपड़े लेने के लिए आज पहली बार मॉल जाने वाले थे, क्योंकि हमेशा से ही मुक्ता सभी की ड्रेस डिज़ाइन करती थी और सब कुछ। लेकिन ये फंक्शन इतनी अचानक से हुआ था कि मुक्ता के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वह सभी के लिए ड्रेस तैयार करे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। कम से कम 1 वीक तो का टाइम तो लगने ही वाला था, लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं था। बस उनके पास आज रात का टाइम था, इसलिए उन्होंने यही बेस्ट समझा। सुहानी के द्वारा कहा हुआ आइडिया उन सभी को बेस्ट लगा, इसलिए सभी आराम से गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो गाड़ी का ड्राइव मुक्ता कर रही थी और जल्दी से मॉल की तरफ निकल जाती है। कुछ टाइम बाद ही सब मॉल में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी किसी को कुछ मैसेज सेंड करती है और साथ में ही एड्रेस और टाइम सब कुछ सेंड कर देती है। जल्दी से दूसरी तरफ से रोहित जब अनिका का ये मैसेज देता है, वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि अनिका इतनी जल्दी ये सब सेंड करने वाली है। अब रोहित काफ़ी अपने आप को हल्का फील करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं अनिका उससे मना तो नहीं कर दे, या फिर वो ये कहे कि अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए ये शेड्यूल हम फिर कभी सोचते हैं, या इस बारे में हम बाद में सोचते हैं। ये सब रोहित के मन में और दिमाग में चल ही रहा था। तभी अनिका अब आराम से, जो कि अभी हॉल में बैठी थी, तभी वह राजलक्ष्मी और श्रेया को कहती है कि मैं अभी बाहर जाकर आती हूँ और मैं कुछ घंटे में ही आ जाऊँगी। उन दोनों को लगा शायद अनिका अपने लिए कपड़े लेने के लिए जा रही है, शायद इसलिए वो यहाँ से गई है। इतना बोलने के बाद अनिका अपनी गाड़ी को लेती है और वह ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। तो दूसरी तरफ ओमकार और प्रीति मार्केट में पहुंच चुके थे। ओमकार ने सारी की सारी जो अरेंजमेंट थी सारी ही कर ली थी, लेकिन मुक्ता सारी की सारी अरेंजमेंट कर ली थी। जो कुछ बैलून वगैरह या फिर कुछ पर्सनल डेकोरेशन का सामान था वो सब कुछ ले लिया था। उसके बाद वो दोनों आराम से मॉल की तरफ ही अपनी गाड़ी घुमा देता है और तभी वह
प्रीति को उठाता है। प्रीति अब जल्दी से अपनी आंखें खोलती है, फिर कहती है कि क्या हुआ। अब ओमकार कहता है कि प्रीति अब हमें नीचे उतरना चाहिए, आई थिंक तुम्हारी नींद कंप्लीट हो गई होगी। अब प्रीति जल्दी से टाइम को देखती है तो वास्तव में उसे सोए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे प्रीति को हो चुके थे। तब तक अब जल्दी से प्रीति कहती है ठीक है। अब जैसे ही प्रीति बाहर की तरफ देखती है कि बहुत बड़ा मॉल था। अब इसके अंदर काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी, इसलिए अब ओमकार प्रीति का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। तभी प्रीति कहती है कि ओमकार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैं अभी ड्रेस नहीं लेने वाली, और ऊपर से मेरे पास रखी भी है तो मैं क्यों ना अपनी वही पहन लूँ। लेकिन ओमकार कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दिला रहा हूँ, इसलिए अब तुम ले सकती हो। तभी प्रीति उसकी तरफ देखती है, तभी ओमकार उसकी बात और उसकी इशारा समझ जाता है। तभी ओमकार कहता है यार मैं जॉब करने लग गया हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, मैं अपनी पॉकेट मनी से तुम्हें नहीं दिला रहा। अब प्रीति के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब दोनों ही आराम से मॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही दोनों मॉल के अंदर थे। जल्दी से अब ओमकार प्रीति के लिए एक ड्रेस चूज करता है जो कि पूरी की पूरी ब्लैक कलर की थी और साथ में सीक्वेंस का काम भी उस पर हो रखा था। ऐसे में प्रीति भी जब उसकी ड्रेस की तरफ देख रही थी वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ओमकार और प्रीति जब अंदर की तरफ जा रहे थे तो प्रीति ने डमी पर वो लगी हुई देख ली थी। ऐसे में प्रीति की नज़रें बार बार उसी ड्रेस की तरफ जा रही थी। कहीं ना कहीं ओमकार ने ये सब देख लिया था। अब जैसे ही ओमकार उस ड्रेस को अपने हाथों में लेकर प्रीति की तरफ बढ़ रहा था तो प्रीति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह हैरान हो जाती है कि आखिर ओमकार को कैसे पता कि मुझे ये ड्रेस इतनी पसंद आई थी कि मेरा इसे पहनने और इसे लेने का दिल किया था। अभी ओमकार उसके पास आ चुका था। तभी प्रीति कहती है कि ये ड्रेस बहुत महंगी है, या ये कहा जाए कि हमारे बजट से बहुत दूर है। तभी ओमकार कहता है कि उसे तुम्हारी पहुंच से दूर है, लेकिन मेरी पहुंच से बिल्कुल भी नहीं दूर है, क्योंकि मेरी पहुंच से तो तुम भी दूर नहीं हो, तो भला ये तो ड्रेस ही है। ऐसे में प्रीति के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। ओमकार कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ हो तो मैं अपनी वाइफ की केयर और आपकी पसंद नापसंद के बारे में सोच नहीं सकता। तभी प्रीति कुछ नहीं कहती, बस उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू। तरफ जहाँ पर प्रीति और ओमकार अपना काम पूरा करके घर और गुलेरिया हाउस आ जाते हैं दोनों, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई थी। जो रोहित मारवा आज काफ़ी टसन के साथ, या ये कहा जाए कि 3 पीस ना पहनकर आज रोहित ने बिल्कुल एक वाइट कलर की शर्ट डाली थी और ब्लैक कलर की ही पैंट डाली थी, ब्लैक कलर के शूज़ डाले थे, और काफ़ी, या ये कहा जाए जो रूटीन में जो हेयर स्टाइल बनाता है उसे थोड़ा सा अलग आज उसने हेयर स्टाइल बनाया था। फिर वह अपने आप को जल्दी से मिरर में देखता है, फिर कहता है यार रोहित तो काफ़ी कूल लग रहा है। ये सोच कर आज जल्दी से, क्योंकि आज वो दिन था जिसका रोहित काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था या वेट कर रहा था, क्योंकि हमेशा से ही रोहित नहीं अनिका को सरप्राइज़ या कोई सरप्राइज़ डेट और नाइट प्लान सब रोहित ही करता था। लेकिन आज रोहित काफ़ी खुश था कि अनिका उसके लिए कुछ करने वाली है। यह अनिका अपनी बताए हुए एड्रेस पर रोहित से काफ़ी टाइम पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहाँ अनिका उसके लिए कुछ नहीं करने वाली थी, बस वो एक सिंपल सी कॉफ़ी डेट के लिए, या ये कहा जाए कि वे दोनों अपनी पसंद का खाना खाकर यहाँ से जाने वाले थे और कुछ बात करने वाले थे। क्योंकि अब अनिका सोच रही थी कि अगर रोहित आएगा तो पता नहीं मुझसे क्या बोलेगा, क्या कुछ कहेगा। उसके बाद अनिका सोचने लग जाती है मैं उसे बोल दूंगी कि गुलेरिया हाउस में पार्टी है, तो इसलिए बस उसकी शॉपिंग हम दोनों साथ में करते हैं, उसके बाद ही ये डेट को दोबारा से प्लान करते हैं। ये बस हम दोनों की एक मीटिंग डेट है, या ये कहा जाए कि बस पार्टी को लेकर ही हम दोनों एक दूसरे से बातें करने वाले हैं। अब अनिका आराम से बिल्कुल जल्दी से अपना फ़ोन को यूज कर रही थी, या ये कहा जाए कि बार बार वह कुछ चेक कर रही थी। काफ़ी देर से उसके फ़ोन में एक मैसेज आया, तभी वह जल्दी से उस मैसेज को पढ़ने लग जाती है। यह और किसी का नहीं बल्कि खुद रोहित का था। रोहित ने कहा कि अनिका तुमने ऐसी जगह पर मुझे बुलाया। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा फिर क्या हुआ, अभी तक
मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर गई हूँ, क्यों ना आज मेरे एड्रेस पर तुम भी आकर देखो। ये वो जगह थी जहाँ पर अनिका हमेशा जब रोहित के साथ नहीं थी तो उससे पहले रिया को लेकर इस बिल्कुल एकांत जगह पर आकर मिलती थी। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर के अरबाज के साथ उसने जो भी मीटिंग अभी तक की है वो इसी कैफ़े में बैठ कर की है। अब रोहित जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरता है। जैसे ही रोहित गाड़ी से उतरता है सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ आसपास जो भी लड़कियां खड़ी थी वो आज रोहित को बस निहारे जा रही थी। मानो सभी ने जैसे मानो रोहित को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान थी। यहाँ पर आने की रोहित की कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं थी, क्योंकि अब रोहित यहाँ से जैसे जैसे अपने कदम उस कैफ़े की तरफ बढ़ाता है सबकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब जल्दी से रोहित वहाँ पर अनिका के बताए हुए टेबल नंबर पर जाता है और आराम से वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। पर ये क्या था? रोहित का आसपास का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान था। वहाँ पर इक्का दुक्का ही व्यक्ति थे जो आराम से अपना बातें के साथ साथ अपना खाना पीना कर रहे थे। अभी रोहित देखकर काफ़ी उदास हो जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वह अनिका के पास जाकर बैठ जाता है। फिर अनिका से पूछता है, अनिका क्या अच्छी डेट तुमने प्लान की है? अब अनिका अपनी आंखें तस करते हुए रोहित की तरफ देखते हुए कहती है कि बस ऐसा ही कुछ लगा हो, है ना मेरी डेट तुमसे कमाल। अब रोहित क्लैपिंग करके कहने लग जाता है, यार अनिका क्या बताऊँ, तुम्हारी डेट तो सुपर डुपर हिट है, या ये कहा जाए मेरी डेट तो इसके आगे फीकी थी। तुम्हारी डेट तो काफ़ी अच्छी है। अब अनिका कहती है, देखो यहाँ अकेले हम नहीं हैं, हमें देखने वाले और भी हैं, और बस ऐसा ही नज़ारा मैं चाहती हूँ। अब रोहित कहते हैं कि फिर अच्छा ठीक है मैडम साहिबा, आगे जब भी मैं कोई डेट प्लान करूँगा तो सभी पब्लिक प्लेस पर ही करना पसंद करूँगा। अब अनिका कहती है कि ठीक है मिस्टर मारवा। ऐसा बोलने से वो अपनी आँख को ब्लिंक कर देती है। ऐसे में रोहित कहता है, तुम्हारी इसी अदा का तो अब मैं दीवाना हो गया हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने अपना एक रात और एक दिन कैसे निकाला है। अनिका मैं तुम्हें बता भी ही नहीं सकता। अब अनिका कहती है, ये सब सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर मैं तुम्हारी तरह वो डेट प्लान करती शायद तुम मेरी तरह उसी में खो जाते, मुझ में तुम्हारा ध्यान नहीं होता। अब रोहित अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा जी ये बात है, तो फिर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम भी कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे। अब अनिका कहती है, चलो ये हंसी मजाक को तो सीधा मुद्दे पर आओ। अब रोहित कहता है, अब फिर से कोई मिशन है क्या तुम्हारे लिए, या तुम्हें कुछ और कुछ दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट करना है? अब अनिका की बात तो सुनकर रोहित भी हैरान था और रोहित की बात सुनकर अनिका भी हैरान थी। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वही पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप क्या फ़ोन पर क्या बता रहे थे। तभी रोहित कहता है, यार तुमने तो सारे मूड को ऑफ कर दिया। अब रोहित कहता है, हाँ निका, चलो इन सब बातों को छोड़ो। अब रोहित उसे बताता है कि तीनों बच्चों पर कहीं ना कहीं दादी माँ और आशा मारवा, यहाँ तक कि केयर टेकर लीला को भी बच्चों पर काफ़ी शक होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में हम बच्चों को उनकी नज़रों से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का वहाँ पर रहना भी लाजमी है। हम उन्हें कहीं भेज भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा दादी कभी भी नहीं चाहेगी। अगर उन्हें उनके बारे में पता चल गया तो हमारे पास शायद उनका कोई आंसर ही नहीं होगा। दादी माँ का तो तुम्हें पता ही है, वो ऊपर से उनकी उम्र हो आई है, कहीं ये सब सुनने के बाद उन्हें कोई हार्ट इंजरी ना हो जाए। अब ऐसे में अनिका भी इस बात से सहमत थी। फिर कहती है, रोहित कुछ नहीं, बस छोड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। तभी रोहित आज जो कॉन्सिडेंट हुआ था उसके बारे में भी अनिका को बताने लग जाता है। अब अनिका अभी ये सुनकर काफ़ी हैरान थी। फिर रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि रोहित तुम पैनिक मत हो, क्योंकि सब सही हो जाएगा। अब रोहित भी अनिका के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख देता है। अब दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तभी अनिका कहती है कि मिस्टर मारवाड़ जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लो, क्योंकि मुझे भूख लगी है। अब रोहित कहता है कि जब मैंने तुम्हारे पास कॉल की थी तुमने कहा था कि मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। तभी अनिका कहती है कि यार पापा ने खाना खाने ही कहाँ दिया, क्योंकि तुमने तो मना किया था। अब अनिका की ऐसी फ़नी फ़नी बातें सुनकर रोहित काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, क्योंकि आज गुलेरिया हाउस में पार्टी रखी गई है तो चलो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी रोहित के दिमाग में एक बात आती है,
तभी वो कहता है कि भूमिका के साथ हम गए तो थे शॉपिंग करने के लिए, तुम और भूमि। तुम मेरे लिए भी कुछ लेकर आई थी, तुमने बताया था ना। अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारो, वो तो मैं भूल गई, लेकिन वो सब श्वेता की एंगेजमेंट के लिए मैंने हम दोनों के लिए खरीदा था। इसलिए अब आज कल की पार्टी के लिए तो कुछ होना ही चाहिए। अब रोहित कहता है कि चलो जी, आज उसके बारे में तुम कोई भी सोचो मत, क्योंकि कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवा दूंगा और अपने लिए भी, तो इसलिए तुम उस ड्रेस को लेकर परेशान ना हो। अभी हम जो अपनी मीटिंग या ये कहा जाए एक प्यारी सी डेट पर आए हैं, हम उसे ही इंजॉय करते हैं। अब अनिका को रोहित की भी बात सही लगती है, क्योंकि अनिका को पता था रोहित सब चीज़ों की अरेंजमेंट आराम से कर लेता है, क्योंकि अनिका को शॉपिंग करने में, चीज़ ढूंढने में काफ़ी परेशानी आती है। अब अनिका कुछ नहीं कहती है और जल्दी से अपने और रोहित के लिए एक कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा लेती है। उसके बाद दोनों ही बातें करते रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी रोहित अनिका से कहता है, अनिका उस सौम्या को कहाँ भेजना है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अभी तुमने ही तो बोला हमारी डेट पे किसी और बात का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अब रोहित हंसने लग जाता है, फिर अनिका से कहता है, ठीक है अनिका मैडम साहिबा। अब रोहित की बात सुनकर अनिका के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर अनिका कहती है कि चलो ठीक है, जल्दी से हम दोनों को भी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें बातें करते हुए। अब रोहित अनिका से कहता है, हमारे उस प्लान का क्या हुआ, क्या कुछ है गुड न्यूज़। अब अनिका कहती है कि कौन सी गुड न्यूज़। रोहित कहता है कि जो हमने का कुछ दिन पहले प्लान की थी। तभी अनिका को ध्यान में आती है कि रोहित ने क्या प्लान किया था, क्या अनिका को कहा था। अब अनिका कहती है कि अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे अगर हो भी तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए 3 बच्चे काफ़ी हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए ही हमें इतना परेशान होना पड़ता है। अब ये ऊपर से एक और बच्चा आ जाएगा तो शायद हम अपने मिशन को भूल जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरा काम बस आसपास होने वाले खतरों को, इस जनता या ये कहा जाए दुनिया में आने वाले या फिर दुश्मनों से उनसे लड़ना है, ताकि वो हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, भले ही वह नुकसान किसी भी तरीके का क्यों ना हो। और ख़ासकर मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को तो कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहती। तभी अनिका के मुंह से एक बात निकलती है। अनिका कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन पापा काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। कल मैंने उन्हें उस टैबलेट के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे जो आंसर दिया उसे सुनकर और मैं काफ़ी हैरान थी। तभी जो करण गुलेरिया के साथ अनिका की बातें हुई थी वो सभी रोहित को डिटेल में बता देती हैं। रोहित भी काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर उसे वही चीज़ याद आ जाती है, जब स्वाति मल्होत्रा उस हॉस्पिटल में गई थी, तो कहीं ना कहीं करण के दिल और दिमाग में जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं रोहित भी महसूस कर रहा था, क्योंकि ऐसा ही कुछ जब रोहित से अनिका दूर होती है या उसके आसपास होती है उसे महसूस हो जाता है। उसकी हार्ट बीट या उसका दिल दिमाग उसका साथ देना बंद कर देता है। ऐसे में करण गुलेरिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तभी अब रोहित भी अनिका को हॉस्पिटल की बात बताता है कि तब माँ तुम्हारा यानी कि स्वाति मल्होत्रा तुम्हारा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल आई थी, तो उस टाइम में भी पापा कुछ ऐसा ही फील कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पूछा, लेकिन उन्हें मना कर दिया। शायद वो इसीलिए था क्योंकि वह उस महसूस कर पा रहे थे उस खुशबू को जो उसे कुछ दिन पहले ही महसूस हुई थी। ऐसे में अनिका सोचती है कि पता नहीं क्यों मेरी मॉम डैड होते हुए भी एक साथ नहीं हैं। अब रोहित कहता है कि ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि भले ही मेरे डैड मुझे नहीं अपनाते हों या फिर मेरी माँ को नहीं अपनाते हों, लेकिन मेरे मॉम डैड सा हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं हैं। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, लेकिन हमारे मोम डैड तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन इसलिए उन्होंने एक दूसरे से दूर होना ही बेहतर समझा, ताकि वो एक दूसरे की जीवन और पर्सनल लाइफ में कोई भी दखल अंदाजी ना करे, जिससे कि दूसरा व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करके उसे अपना पूरा कर सके। लेकिन इस केस में मेरे मोम डैड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों होते हुए भी एक साथ नहीं हैं। लेकिन अभी तक मेरे पापा को तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ जिंदा है या नहीं। वो उन्हें बस सपना समझ कर ही उसके ज़रिए सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसका वहम है,
या फिर कोई सपना है जिसके द्वारा उन्हें वो चीज़ें महसूस हुई हैं, लेकिन उसे वो अपना समझकर ही ये सोच रहे हैं कि जो भी था वो शायद अच्छा ही था, जिसके कारण उनके दिमाग पर जो प्रेशर था, जो छाप थी, वो दूर हो गई है। अब उन्हें अपना सा सब कुछ लगने लग गया है। अब रोहित कहता है कि चलो कोई नहीं, कुछ तो ठीक ही हुआ। लेकिन अनिका कहती है लेकिन कुछ तो ऐसा है जो पापा इससे अलग मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जाना। थैंक यू।